टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है एंड इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन क्या था और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि किस तरीके से जो हमारा टू पोलर वर्ल्ड था यानी कि बायपोलर वर्ल्ड था उसका किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और विश्व के अंदर सिर्फ एक ही महाशक्ति रह गई जो कि थी यूएसए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जर्मनी था वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ईस्ट के अंदर और एक वेस्ट के अंदर। यानी कि मान लिया कि ये जर्मनी है, इसको दो भागों के अंदर बांट दिया गया था। एक था ईस्ट वाला पार्ट और एक था वेस्ट वाला पार्ट। जो वेस्ट वाला पार्ट था वो यूएसए से जुड़ा हुआ था, यूएसए के गुट में शामिल था, और जो ईस्ट वाला पार्ट था वो यूएसएसआर के गुट से मिला हुआ था। जिस तरीके से जर्मनी को डिवाइड किया गया था उसी तरीके से बर्लिन के अंदर भी सेपरेशन का प्रोसेस हुआ था। उसी तरीके से बर्लिन को भी दो भागों के अंदर बांट दिया था, ईस्ट बर्लिन के अंदर और वेस्ट बर्लिन के अंदर। और ये बर्लिन क्या है? ये बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल। बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल, यानी कि जो बर्लिन है उसको भी दो भागों के अंदर बांट दिया, एक रह गया हमारा ईस्ट और एक रह गया वेस्ट। लेकिन जो बर्लिन के अंदर डिवीजन था वो एक पर्टिकुलर वॉल के द्वारा, एक पर्टिकुलर दीवार के द्वारा किया गया था, जिसको हम बोलते हैं बर्लिन की दीवार। यानी कि ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट रखने के लिए एक बर्लिन की वॉल बना दी गई थी। कब बना दी गई थी? ये बनाई गई थी 1961 के अंदर, जिसने ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं कि इस बर्लिन वॉल की टोटल लेंथ कितनी थी। इसकी टोटल लेंथ थी मोर देन 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी क्या थी? लेंथ थी। इसकी टाइमलाइन यानी कि कब से लेके कब तक खड़ी रही? 1961 से लेके 1989 तक जो थी बर्लिन वॉल खड़ी रही। यानी कि कितने ईयर्स तक एग्जिस्ट किया बर्लिन वॉल ने? 28 ईयर्स तक जो बर्लिन वॉल थी वो वहां पर थी, वो एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल कब हुआ? फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हुआ 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की वॉल को गिरा दिया गया। लोगों ने उस बर्लिन की वॉल को तोड़ दिया जिससे कि वो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को जोड़ सकी। तो ये थे आपके सारे 1 मार्कर क्वेश्चन। सीबीएसई इनमें से कुछ भी पूछ सकती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ बर्लिन वॉल डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड बाय पीपल टू मर्ज ईस्ट एंड दी वेस्ट बर्लिन। यानी कि जो बर्लिन की दीवार थी वो खुद लोगों के द्वारा तोड़ दी गई थी जिससे कि वो ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को आपस में जोड़ सके, ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को मर्ज कर सकी। ठीक है, फिर हमारे पास है कि ये क्यों तोड़ी गई थी बर्लिन की दीवार? क्योंकि बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसकी वजह से ये जो बर्लिन की दीवार थी तोड़ दी गई। यानी कि जो सोवियत यूनियन था उसका विघटन हो रहा था और उसी विघटन के कारण, उसी डिसइंटीग्रेशन के कारण लोगों के अंदर जोश उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपनी बर्लिन की दीवार तोड़ दी और ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को मर्ज कर दिया। यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की वजह से हमारी बर्लिन की जो दीवार थी वो तोड़ दी गई थी। जो सोवियत यूनियन था वो क्यों एंड हुआ, वो क्यों खत्म हुआ? सोवियत यूनियन एंडेड नॉट बाय मिलिट्री मींस बट इट इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। यानी कि हम बोल रहे हैं सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, लेकिन जो सोवियत यूनियन का विघटन था वो किसी भी मिलिट्री मींस के द्वारा यानी कि किसी भी युद्ध के द्वारा नहीं हुआ था। कोई ऐसा वॉर नहीं हुआ था या फिर अमेरिका ने जाके यूएसएसआर पे अटैक नहीं किया था, लेकिन जो यूएसएसआर था वो खुद ब खुद ही विघटन हो गया, उसका खुद ब खुद ही वो डिसइंटीग्रेट हो गया, खुद ब खुद ही वो बिखर गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट वाज यूएसएसआर, यानी कि जो सोवियत यूनियन था वो क्या था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। कि जो यूएसएसआर था वो कब आया एग्जिस्टेंस के अंदर, कब यूएसएसआर का गठन हुआ या कब यूएसएसआर को बनाया गया? वो बनाया गया था रशियन रिवॉल्यूशन के बाद, रूसी क्रांति के बाद, जो की थी 1917 के अंदर। 1917 की रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर का जन्म होता है या यूएसएसआर का
यूएसएसआर को फॉर्म किया जाता है। अब हम बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। रशियन रिवॉल्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। बोल्शेविक क्रांति यानी कि रूसी क्रांति। क्या था इसके अंदर? इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म एंड नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। यानी कि जो ये पूरा रिवॉल्यूशन था ये किस लिए था? जिससे कि ये कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद का विरोध कर सकें और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सके। यानी कि जो सोशलिज्म इनका मेन मोटिव था कि हम सोशलिज्म को यानी कि समाजवाद को, साम्यवाद को प्रमोट कर सकें, पूरे विश्व के अंदर साम्यवाद का वर्चस्व फैला सकें और कैपिटलिज्म को खत्म कर सकें। और दूसरा था नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी एक वो सोसाइटी होती है जिसके अंदर ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, सभी लोग समान होते हैं और जो सारी जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति जैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो है वो सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो होती है इगैलिटेरियन सोसाइटी। यानी कि रूसी क्रांति एक इगैलिटेरियन सोसाइटी स्टैब्लिश करने के लिए की गई थी और सोशलिज्म को प्रमोट यानी कि सोशलिज्म का वर्चस्व बढ़ाने के लिए और कैपिटलिज्म को खत्म करने के लिए की गई थी। अब हम बात करते हैं कि जो सोवियत यूनियन था, हमने बात कर ली कि वो रूसी क्रांति के बाद एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन जो सोवियत यूनियन था उसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी सिस्टम था यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम था। एक ही पार्टी थी जो सोवियत यूनियन के अंदर रूल करती थी और वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड फॉर 70 ईयर, 70 साल तक जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ने ही यूएसएसआर के ऊपर रूल किया। उसके बाद आता है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी यूरोपियन कंट्रीज केम अंडर यूएसएसआर, their political and economic systems were modeled by USSR। यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय देश ऐसे थे, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसे थी जो आके सोवियत यूनियन के अंदर मिल जाती हैं, यूएसएसआर से मिल जाती हैं। और उनके मिलने से क्या हुआ कि जो उनका पॉलिटिकल यानी कि जो उनका राजनीतिक और आर्थिक और इकोनॉमिक जो सिस्टम थे वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाने लगे? यूएसएसआर के द्वारा कंट्रोल किए जाने गए। उन सभी देशों के अंदर जो थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हटा दिया गया और साम्यवादी या समाजवादी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको स्टैब्लिश कर दिया गया। जो वॉर्सो पैक्ट था वाज द मिलिट्री अलायंस व्हिच केप्ट 15 कंट्रीज टुगेदर। कौन सा पैक्ट था? वॉर्सो पैक्ट एक ऐसा पैक्ट था जो कब बना था? 1955 के अंदर जो था वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था और ये एक ऐसा मिलिट्री अलायंस था जो इन सभी 15 कंट्रीज को साथ में रखता था। कौन सी 15 कंट्रीज? एक चीज यहाँ याद रखने वाली है कि यूएसएसआर के अंदर कुल 15 गणराज्य थे, 15 रिपब्लिक्स थी, तो उन्हीं जो 15 रिपब्लिक्स हैं उनको साथ में कौन रखता था? वॉर्सो पैक्ट रखता था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कि 1917 के बाद इसका फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? वो था व्लादिमीर लेनिन। और जो ये लेनिन थे इन्होंने ही रूसी क्रांति का जो था वो शुरुआत की थी और ये जो थे ये किसकी थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड थे? वो थे मार्क्सिस्ट की थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे। और मार्क्सिस्ट की थ्योरी क्या बोलती है कि जितनी भी हमारे समाज के अंदर, जितनी भी हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उसका जिम्मेदार कौन है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म इज द रूट टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, और यही इनका मानना था और इसीलिए इन्होंने रूसी क्रांति की शुरुआत की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएसएसआर एक सुपर पावर थी, लेकिन कुछ चीजें थी यूएसएसआर के अंदर जो उसको एक सुपर पावर बनाती थी, यानी कि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे पहला है कि उसके पास बहुत सारा संसाधन था, बहुत ही ज्यादा वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे। उसके पास ऑयल्स थे, मिनरल्स थे, बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे। देन कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की दूसरा है कि उनके पास इतना ज्यादा संचार की जो फैसिलिटीज थी वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड थी, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी कि सब इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे। तीसरा है मशीनरी प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मशीनरी प्रोडक्शन होता था। और एक और चीज है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी, यानी कि जो हम कंज्यूमर्स हैं, हमारी जो
दिनचर्या की चीजें होती हैं, वहां पे हर चीज बनाई जाती थी। एक पिन से लेके कार तक सब कुछ बनाया जाता था सोवियत यूनियन के अंदर। हालांकि जो भी चीजें सोवियत यूनियन के अंदर बनाई जाती थी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। उनकी क्वालिटी जो वेस्ट के अंदर या जो अमेरिका के जो इंडस्ट्रीज थी वो जो गुड्स बनाती थी उनसे बहुत ही ज्यादा बेकार थी, यानी कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी सारी चीजें यूएसएसआर के अंदर बनाई जाती थी, पिन्स टू कार्स। फिर हमारे पास आता है डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज विच कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरिया, यानी कि इतनी ज्यादा डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी, आने जाने की जो सुविधा थी वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड थी कि एक बिल्कुल जो कोना भी होता था यूएसएसआर का उसको भी जोड़ दिया जाता था, यानी कि जो रिमोटेस्ट एरिया था वो भी कनेक्टेड था, किससे? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थे। देन हमारे पास आता है नो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं थी, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था, सभी लोग रोजगार थे। फिर हमारे पास आखिरी आता है एंश्योर्ड मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इट्स पीपल, यानी कि जो सोवियत यूनियन था उन्होंने मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया अपनी पब्लिक को, अपने पीपल को। मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या मतलब है कि हर एक इंसान को बेसिक नीड्स जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती थी। बेसिक नीड्स यानी कि जो नीड्स हमें चाहिए, जो हमारी जो नीड्स होती हैं अपनी डे टू डे लाइफ चलाने के लिए, जैसे कि हमें घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, पढ़ाई के लिए एजुकेशन चाहिए हमें, उसके अलावा अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज, वाटर चाहिए, तो ये सब होती है बेसिक नेसेसिटीज। तो इन्हीं चीजों को एंश्योर किया जाता था, हर एक इंसान को वो बेसिक नीड्स जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी, और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसे एक सुपर पावर बनाती थी। उसके अलावा उसके पास बहुत सारे हथियार भी थे, वो हमेशा जो था हथियार को बनाता रहता था। तो ये थे यूएसएसआर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ यूएसएसआर, यानी कि जो यूएसएसआर की थी, यूएसएसआर जो था उसके अंदर क्या क्या कमियां थी। सबसे पहले हमारे पास आता है ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन सिस्टम, यानी कि जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा नौकरशाही होता जा रहा था और सत्तावादी होता जा रहा था, जिसके कारण जो लोगों की जिंदगियां थी वो बहुत ज्यादा कठिन हो रही थी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। दैट द सोवियत सिस्टम बिकम हाईली ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन in nature, making the lives of the people difficult. फिर हमारे पास आता है लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि सोवियत सिस्टम के अंदर लोकतंत्र कम था, और साथ में जो अभिव्यक्ति की जो हमारी फ्रीडम थी, आजादी थी अभिव्यक्ति की, वो भी लोगों के पास नहीं थी, जिसके कारण जो लोग थे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, और वो अपनी जो फीलिंग्स थी, वो अपनी जो भावनाएं थी वो किस तरीके से व्यक्त करते थे? कार्टून की मदद से करते थे, कार्टून्स एंड जोक्स की मदद से वो क्या है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। कि वहां पे लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, यानी कि लोकतंत्र की कमी थी, और साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो अभिव्यक्ति की आजादी थी वो भी लोगों के पास नहीं थी, जिसके कारण जो मोस्ट ऑफ द पीपल थे वो कार्टून्स और जोक्स के थ्रू, कार्टून और चुटकुलों के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस करते थे। जो तीसरा आता है हमारे पास वन पार्टी सिस्टम, यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर वन पार्टी सिस्टम था, एक दल प्रणाली थी। और कौन सी पार्टी थी जो यूएसएसआर को रूल कर रही थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ही जो थी वो 70 साल तक जो थी यूएसएसआर पे उसने राज किया, और एक ही पार्टी वहां पर अलाउड थी, सिर्फ एक ही पार्टी थी यूएसएसआर के अंदर, और वो भी जो पार्टी थी यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो लोगों के ऊपर अकाउंटेबल नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी लोगों के लिए, जिसका ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। वो बहुत ही ज्यादा तानाशाही वाली पार्टी थी। फिर हमारे पास आता है इंटरनल अफेयर्स ऑफ 15 रिपब्लिक्स यूएसएसआर रिफ्यूज टू मैनेज बाय देयर ओन, यानी कि जो 15 गणराज्य थे जिन्होंने साथ में मिलकर यूएसएसआर का गठन किया था, वे उनकी ये डिमांड थी कि जो हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं वो हमें दे दिए जाएं, और हम अपने इंटरनल अफेयर्स को यानी कि जो आंतरिक मामले हैं उनको अपने आप सुलझा सकें। उन आंतरिक मामलों के अंदर उन्होंने कल्चरल और जो सोशल अफेयर्स थे, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए मामले थे, उनकी भी मांग की थी। लेकिन यूएसएसआर ने मना कर दिया कि कोई भी 15 गणराज्य अपने
इंटरनल अफेयर्स, अपने आंतरिक मामले नहीं संभाल सकता। जो भी है यूएसएसआर ही करेगा, सोवियत संघ ही करेगी, सोवियत संघ की सरकार ही करेगी। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आता है रशिया वॉज डोमिनेटिंग सो नेग्लेक्ट अमंग पीपल ऑफ अदर रिपब्लिक। यानी कि वैसे तो रशिया भी एक नॉर्मल कंट्री थी यूएसएसआर के अंदर, 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन फिर भी जो रशिया था वो ही सभी मामलों के अंदर डोमिनेट करता था, सबसे ज्यादा रशिया का प्रभुत्व था, जिसके कारण जो और रिपब्लिक्स थी, जो और कंट्रीज थी, जो उनके पीपल थे, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता था, उनको बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड फील होता था। फिर हमारे पास आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू आर्म्स रेस, यानी कि जो हथियारों की होड़ थी उसमें जो यूएसएसआर था समय समय पे अमेरिका के साथ मैच कर रहा था, अमेरिका को टक्कर दे रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कोस्ट आई थी। क्या थी वो? लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी संसाधन थे सोवियत यूनियन के वो सब खत्म हो गए थे। किस चीज में? आर्म्स रेस के अंदर, यानी कि हथियारों की होड़ के अंदर। फिर हमारे पास सेवंथ आता है दैट बिहाइंड वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो सोवियत यूनियन था वो यूएसए से पिछड़ गया। किस मामले में पिछड़ गया? प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ गया, और जो हमारा बेसिक जो ढांचा होता है एक इकोनॉमी का, यानी कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज थी वो पिछड़ने लग गई, और साथ में जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी, जो उत्पाद करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो अवेलेबल नहीं था। तो इन दो मामलों के अंदर वो वेस्ट से यानी कि अमेरिका से पिछड़ गया। फिर हमारे पास आता है वेजेस इंक्रीज्ड एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर क्या हो रहा था? वेजेस यानी कि सैलरी, यानी कि जो हमें नौकरी करने के बदले में जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं वेजेस। वो क्या था? वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था समय समय पर, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी यानी कि जो उत्पादन था वो दिन पर दिन घटता जा रहा था, जिसके कारण क्या हो गया था? कंज्यूमर शॉर्टेजेस, यानी कि जो चीजें हम लोगों को चाहिए होती है हमारी डे टू डे लाइफ चलाने के लिए, जो उपभोक्ताएं जो चीजों को खरीदते हैं उन सभी चीजों की कमी हो गई थी। और यूएसएसआर ने क्या कर दिया था? फूड इंपोर्ट इंक्रीज कर दिए थे, यानी कि जो हमारा फूड बाहर के देशों से, बाहर के जो देश से वहां से खाना मंगाना शुरू कर दिया था, वहां से आयात निर्यात जो होता है वो बढ़ा दिया था फूड का। फिर हमारे पास होता है सोवियत इकोनॉमी वाज फ्लैटरिंग इन लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट, कि 1970 के दशक थे उसके अंदर जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी थी, जो सोवियत यूनियन की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ गई थी और बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई थी। स्टैग्नेंट का क्या मतलब है? जिसके अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ ना हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी चेंजेस ना हो, तो वो बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट हो गई थी। और इसके अंदर इसका एक मेन कारण कि 1970 की दशक के अंदर, या ऐसा क्यों हुआ कि इसी दशक के अंदर सबसे ज्यादा वो स्टैग्नेंट हुई थी या सबसे ज्यादा पिछड़ गई थी, इसका कारण यह था कि 1978 के अंदर क्या हुआ था? अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर का हस्तक्षेप हो गया था। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के अंदर इंटरवेन कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी और भी जो कंडीशंस थी वो खराब हो गई थी। तो ये सब थे यूएसएसआर की कमियां, यानी कि यूएसएसआर के डिसएडवांटेजेस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।